मैं हूँ जितेंद्र। वह 3 बार जेल से भागा, कुल 841 दिन आज़ाद रहा। इसके लिए उसने कुछ ऐसा किया था कि जेलर के होश उड़ गए थे। हर बार उनके बीच रहकर कुछ ऐसा कर जाता कि कोई समझ नहीं पाता। बिल्कुल नॉर्मली उनके बीच से गायब हो जाता था। पहले भागने की कोशिश ने उसे ले गया दूसरे जेल, दूसरे से तीसरे, फिर उसने कुछ ऐसा किया कि जिसने उसकी आज़ादी हमेशा के लिए फिक्स कर दी। ये कैदी था अल्फ्रेड जॉर्ज हिंस। Alfred George Hines, one of the most celebrated prison escapees in history. Alfred George Hines wasn't a violent man. Alfred George Hines, a British thief. Alfred George Hines was a criminal. Alfred George Hines is a famous jewel thief in the 20th century. Alfred George Hines. This is the real story of Alfred Hines. स्टोरी की शुरुआत हुई साल 1953 से। यह है देश इंग्लैंड। इंग्लैंड के नॉर्थ में है नॉटिंघम प्रिजन। उस दौर की सबसे हाश तथा डरावनी जेलों में गिनी जाती थी। यह वह जगह थी जहां सुधार या रिहेबिलिटेशन की कोई रियल कोशिश नहीं होती। 1950 के दशक में जेलें सिर्फ सजा देने की मशीन थी। पत्थर की दीवारें, लोहे के दरवाजे और ऐसे सिस्टम जो इंसान की इच्छा शक्ति को धीरे धीरे कुचल देती थी। यहीं पर एक कैदी लाया गया, अल्फ्रेड जॉर्ज हिंस। अल्फ्रेड का जीवन अपराध से नहीं बल्कि धोखे से शुरू हुआ था। उसका बचपन लंदन के ईस्ट एंड में बीता। उसकी मां ने परिवार छोड़ दिया था जब वह बहुत छोटा था। 7 साल की उम्र में उसने अपने पिता को भी खो दिया। उसके पिता को चोरी के मामले में अरेस्ट किया गया और 10 साल की सजा सुनाई गई। मगर जेल के भीतर पनिशमेंट और बेरहमी से की गई पिटाई ने उनकी जान ले ली। यह मौत अल्फ्रेड के लिए सिर्फ एक पर्सनल ट्रेजेडी नहीं थी बल्कि लॉ एंड ऑर्डर के प्रति अविश्वास की नींव बन गई। पिता की मौत के बाद उसे अनाथालय भेज दिया गया, लेकिन वहां भी नहीं टिक पाया। अनुशासन और कठोरताओं ने उसके भीतर विद्रोह को और मजबूत कर दिया। किशोरावस्था में उसने छोटे मोटे क्राइम किए। इन गलतियों के कारण उसे बोस्टन भेज दिया गया, जो युवाओं को सुधारने के नाम पर चलने वाली संस्था थी, मगर हकीकत में वे एक्सप्लॉयटेशन और वायलेंस के सेंटर थे। वर्ल्ड वार 2 के दौरान उसने सेना में भर्ती ली। युद्ध के बाद उसने एक साधारण जीवन जीने की कोशिश की। उसने मार्गरेट नामक लेडी से शादी की, एक बच्चा हुआ और पहली बार उसे लगा कि शायद अब स्टेबिलिटी आ सकती है। मगर यहीं उसकी जिंदगी में एक दोस्त आया जिसने उसकी किस्मत बदल दी, निकोल्स ने उसकी लैंड रोवर कार उधार मांगी। उसने भरोसा किया, लेकिन निकोल्स पहले से ही एक डकैती का प्लान बना चुका था। वह न तो वापस आया न गाड़ी लौटाई। उसने पुलिस से कांटेक्ट किया, यह सोचकर कि सच्चाई सामने आएगी, लेकिन मामले को उल्टा मोड़ दिया गया। ऑफिसर्स ने आसान रास्ता चुना, अल्फ्रेड को ही क्रिमिनल बता दिया गया। बिना सॉलिड एविडेंस के उसे रॉबरी और चोरी का दोषी ठहराया गया और 12 साल की सजा सुना दी गई। जब उसे इस प्रिजन में लाया गया तो वह सदमे में था। जेल की पहली रात ने उसे यह एहसास करा दिया कि यहाँ जस्टिस की कोई गारंटी नहीं। कुछ ही हफ्तों में उसने जेल अथॉरिटी से लॉ की किताबें मांगी। बाहर से यह एक कानूनी लड़ाई की तैयारी थी, वास्तव में वह अपील करना चाहता था। उसे पेन, कागज और किताबें दी गईं, शायद इसलिए क्योंकि कई लोग उसके इनोसेंस पर विश्वास करते थे। वह दिन रात फैसले पढ़ता, कानून की भाषा समझने की कोशिश करता, ये जानने के लिए कि कहाँ गलती हुई। इसी दौरान उसकी मुलाकात मार्गरेट पेज नामक एक कैदी से हुई, जो पहले भी भागने की कोशिश कर चुका था। बातचीत के दौरान समझ आया कि जेल की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी डेली रूटीन है। यही रेगुलरिटी धीरे धीरे लापरवाही को जन्म देती थी। जब उसकी अपील रिजेक्ट हुई तो उसके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो वह इस सिस्टम के भीतर सड़ता रहे या फिर खुद को आजाद करने की कोशिश करे। उसने जेल के हर कोनों को अपने दिमाग में नक्शे की तरह बना लिया। उसने देखा कि रात के समय गार्ड कैसे लेजी हो जाते थे, कैसे कुछ दरवाजे पूरी तरह चेक किए बगैर बंद कर दिया जाता। उसके प्लान का बेस यह था कि वह किसी और के भागने की कोशिश का इस्तेमाल करे। वह कुछ नहीं तोड़ेगा, बस उस रास्ते से निकलेगा जो पहले से ही किसी दूसरे कैदी द्वारा खोला जा रहा हो। अब यह सिर्फ समय की बात थी कि प्लान कब हकीकत बनेगी। इस प्रिजन की रातें दिन से ज्यादा खतरनाक हुआ करती थी। दिन में जेल शोर से भरी रहती, लेकिन रात में जब दरवाजे बंद हो जाते और कॉरिडोर में सन्नाटा उतर जाता, तब हर छोटी आवाज अनयूजुअल लगने लगती। उस रात कोई स्पेशल डेट नहीं थी, कोई संकेत नहीं था कि कुछ असाधारण होने वाला है, सिर्फ मौके का इंतजार कर रहा है। वह मौका तब आया जब उसने देखा कि मार्गरेट पेग नाम का कैदी एबनॉर्मली बेचैन है। बातचीत के दौरान पहले ही समझ चुका था कि वह भागने की तैयारी
कस्टडी में है। वह सोच रहा था अगर वह रास्ता बनाता है तो वह उस रास्ते का इस्तेमाल करेगा। जिस रात पेग ने कदम उठाने का फैसला किया, अल्फ्रेड पूरी तरह शांत था। जैसे ही उसने अपनी चाल चली और एक रास्ता खुला, अल्फ्रेड बिना किसी हड़बड़ी के उसके पीछे पीछे चल दिया। ये किसी फिल्मी जेल ब्रेक जैसा नहीं था, ये लगभग रेडिकुलसली नॉर्मल था। एक कैदी बस चलता हुआ जेल के भीतर से बाहर निकल गया। यही वह पॉइंट था जहां अल्फ्रेड की योजना अलग साबित हुई। उसने किसी ताले को नहीं तोड़ा, किसी गार्ड पर हमला नहीं किया। टेक्निकली उसने जेल तोड़कर भागने का क्राइम नहीं किया, बस कस्टडी से निकल गया था, एक ऐसे रास्ते से जो किसी और की लापरवाही से दिखा था। तुरंत शहर की ओर नहीं गया। अगले कुछ दिनों में उसकी फरारी की खबर फैल गई। उसके लिए ये खबर एक अपॉर्चुनिटी थी। इस पब्लिसिटी का इस्तेमाल अपनी बेगुनाही की लड़ाई में करना शुरू किया। उसने प्रेस को लेटर लिखे, कोर्ट को संदेश भेजे, वह अपराधी नहीं, वह न्याय चाहता है। साल 1955 तक वह 2 साल जेल की दीवारों से बाहर आजाद रह चुका था। इस दौरान वह इंग्लैंड से बाहर चला गया और आयरलैंड के डबलिन में बस गया। वहाँ उसने अपनी पहचान छुपाकर काम शुरू किया। कारपेंट्री और कंस्ट्रक्शन वर्क में उसके टैलेंट जल्द ही सामने आ गए। उसने पैसे कमाए, कानून की किताबें खरीदी और अपनी पत्नी व बच्चों के लिए पैसे भेजे। सबसे बड़ा खतरा किसी गवर्नमेंट एजेंसी से नहीं बल्कि उन पार्सलों से था जो उसकी पत्नी इंग्लैंड से भेजती थी। जैसे वह पोस्ट ऑफिस पहुंचा, उसे घेर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे तुरंत लंदन भेजा गया। लंदन पहुंचने के बाद उसे महीनों तक कस्टडी में रखा गया। कोर्ट ने उस पर लगाए गए कस्टडी से भागने के गंभीर आरोप को हटा दिया। जैसा कि वह किसी दूसरे कैदी के पीछे पीछे जेल से बाहर निकला था और उसने ताले नहीं तोड़े थे। यही रीजन था कि जेल ब्रेक का क्राइम उस पर प्रूफ नहीं हो सका। इसके तुरंत बाद फैसला सुनाया गया कि अपनी ओरिजिनल 12 साल की सजा पूरी करनी होगी, और वह भी एक मैक्सिमम सिक्योरिटी वाली जेल में। वह यह फैसला मानने को तैयार नहीं था। उसे विश्वास है कि अगर नए प्रूफ पर ध्यान दिया जाए तो उसकी सजा बदल सकती है। अब उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सिस्टम उसे नजरअंदाज न कर सके। उसने अभी कोई योजना नहीं बनाई थी। उसे बार बार कोर्ट में पेश किया जा रहा था। समझ आ चुका था कि जेल की दीवारों से ज्यादा ढील कोर्ट और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होती है। जेल के अंदर सब कुछ कंट्रोल होता है, लेकिन कोर्ट पब्लिक प्लेस होती है। वहाँ गार्डों की संख्या लिमिटेड थी। उनका ध्यान कैदियों से ज्यादा भीड़ और फॉर्मेलिटी में बटा रहता है। उसने यह भी नोट किया कि हर पेशी से पहले वार्डन और गार्ड एक ही तरह की दिनचर्या अपनाते थे। हर बार उसे हथकड़ी लगाकर ले जाया जाता, लेकिन इन अपीयरेंस के दौरान एक आदत उसने बार बार देखी। कोर्ट पहुंचते ही गार्ड अक्सर टॉयलेट का इस्तेमाल करते थे। यह एक आदत थी, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से यही सबसे बड़ी चूक थी। इस बार वह अकेला नहीं था। उसके प्लान में उसके भाई और एक व्यक्ति टोनी भी शामिल था, जिसका नाम कोर्ट के कॉरिडोर में किसी को भी अजीब नहीं लगता था। दोनों ने पहले ही कोर्ट के टॉयलेट का इंस्पेक्शन कर लिया था। देखा कि बाहर की तरफ से दरवाजा बंद करने का कोई सॉलिड सिस्टम नहीं थी। यही वह जगह थी जहां उन्होंने एक बदलाव किया, एक क्लैस्प यानी हुक एंड आई सिस्टम। यह चेंजेस इतना ऑर्डिनरी था कि किसी की नजर उस पर नहीं जाती। बाहर से देखने पर वह सिर्फ एक मामूली फिटिंग लगती थी, लेकिन सही समय पर वही चीज कैदी और आजादी के बीच का फर्क बन सकती थी। जैसे वे शौचालय के भीतर पहुंचे, बिना हिचकिचाहट के दोनों गार्ड को अंदर की ओर धक्का दे दिया। अगले पल उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और पहले से लगे क्लैप्स को फंसा दिया। सब कुछ ही सेकंड में हो गया। तेजी से कोर्ट की बिल्डिंग से बाहर निकला। उसने न दौड़ लगाई न पीछे मुड़कर देखा। कोर्ट के बाहर की भीड़ में तुरंत खो गया, लेकिन इस बार हालात पहले से कहीं ज्यादा सख्त थे। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे, सब जगह उसकी तस्वीरें और विवरण भेज दिए गए, लेकिन किस्मत ने इस बार भी साथ नहीं दिया। फरारी के लगभग 5 घंटे बाद ही उसे पहचान लिया गया, घेर लिया गया और इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं मिला। दूसरी बार पकड़े जाने के बाद भी उसके मन में कोई पछतावा नहीं था। कोर्ट और प्रिजन अथॉरिटी दोनों के लिए अब वह सिर्फ एक कैदी नहीं बल्कि एक प्रॉब्लम बन चुका था। यही वजह थी कि इस बार उसे ऐसी जगह भेजने का फैसला किया गया जहां से आज तक कोई सक्सेसफुली भाग नहीं पाया था। यह था चेल्मसफोर्ड प्रिजन। चेल्मसफोर्ड जेल का नाम ही डर पैदा करने के लिए काफी था। यह एक मैक्सिमम सिक्योरिटी वाली जेल थी और इसकी स्ट्रक्चर इस सोच के साथ की गई थी कि यहाँ से निकलना असंभव है।
मोटी दीवारें, भारी लोहे के दरवाजे, नैरो कॉरिडोर और हर कदम पर निगरानी। लेकिन जो चीज इस जेल को और भी भयानक बनाती थी वह था यहाँ का पास्ट। मेन एंट्रेंस गेट के पास ही फांसी का फंदा था। उसके वहां पहुंचने से पहले ही इस जेल में 43 लोगों को फांसी दी जा चुकी थी। शुरुआती महीनों में उसने खुद को पूरी तरह शांत और लॉयल कैदी के रूप में पेश किया। यही छवि उसके इमेज की सबसे बड़ी ढाल थी। भीतर ही भीतर हर छोटी बात पर नजर रख रहा था। जेल में ताले हर रात लगाए जाते थे। उसने नोट किया कि कई बार गार्ड जल्दी में ताले घुमा देते थे, लेकिन ये इंश्योर नहीं करते थे कि वह सही से बंद है या नहीं। यहाँ उसकी सबसे बड़ी चुनौती गार्ड नहीं बल्कि साथी कैदी थे। इतनी कड़ी सुरक्षा में कोई भी कैदी किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करता था, मगर फिर भी वह जानता है कि अकेले भागना नामुमकिन है। दूसरों की मदद चाहिए, बिना ये जताए कि वह क्या सोच रहा है। उसने धीरे धीरे छोटे छोटे एहसान करने शुरू किए। किसी को सिगरेट देना तो किसी की शिफ्ट में मदद कर देना। दोषी ठहराए जाने के 5 साल बाद 1 जून साल 1958 की सुबह उसके लिए किसी आम जैसी दिन थी। जैसे रात का अंधेरा छाया, गार्ड के गलतियों का फायदा उठाते हुए सामने से दिख रहे बंद ताले को खोला, जो वास्तव में बंद नहीं था, फरार हो गया। तीसरी फरारी के बाद वह खुद को छुपाए रखा। वह बेलफास्ट उत्तरी आयरलैंड में जा बसा और वहां जिंदगी को फिर से शुरू किया। पैसों की जरूरत ने उसे पुराने काम की ओर लौटने पर मजबूर किया। उसने पुराने कारों की खरीद फरोख्त शुरू की। अपनी पत्नी की हेल्प से उसने अपनी पूरी कहानी लंदन की न्यूज ऑफ द वर्ल्ड अखबार को 40,000 पाउंड में बेच दी। इतना रकम उस दौर में ये एक बहुत बड़ी थी। इस पैसे ने न सिर्फ उसे इकोनॉमिक सिक्योरिटी दी बल्कि लीगल लड़ाई लड़ने की ताकत भी दी। लेकिन एक चोरी की कार अनजाने में खरीद लेने की गलती ने कस्टम्स और स्कॉटलैंड यार्ड का ध्यान फिर से उसकी ओर खींच लिया। इस बार हालात से दूर नहीं भागा बल्कि उस पर जो आरोप थे उसे क्लियर करने का फैसला किया। 1 जून साल 1964 उसकी सजा के 11 साल बाद आखिरकार उसके लॉ सूट्स की सुनवाई तय हुई। वर्षों में फॉरेंसिक साइंस और कानून दोनों आगे बढ़ चुके थे। उसके नए सबूतों के साथ प्रूफ हुआ वर्कशॉप में मिला बुरादा घटना स्थल पर पाए गए बुरादे से मेल नहीं खाता। इसी ने पूरी कहानी को हिला दिया। 15 अगस्त साल 1964 का फैसला आया। न्याय के तराजू का पलड़ा अब उसके साइड में झुक चुका था। उसकी सजा को रद्द कर दिया गया। 11 साल, 17 रिजेक्टेड अपील्स और हिरासत से 3 बार सक्सेसफुली भागने के बाद वह आजाद इंसान के रूप में अपने परिवार के साथ खड़ा था। उसने ब्रिटिश जुडिशरी सिस्टम की खामियों को पब्लिक किया। 3 बार जेल से भागा, कुल 841 दिन आजाद रहा और अंत में न्याय पाया। यह जीत किसी एक आदमी की नहीं थी। यह उस विश्वास की जीत थी कि अगर कोई इंसान हार मानने से इनकार कर दे तो सबसे ऊंची दीवार भी उसे रोक नहीं सकती।